4 अगस्त 1965 की रात एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुजाहिदीन भेस बदलकर एलओसी बॉर्डर पार करते हैं और मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो जाते हैं। ये मुजाहिदीन दिखने में आम कश्मीरियों से अलग थे और ना ही इनको कश्मीरी जुबान आती थी, जिसकी वजह से ये लोकल्स की नजरों में आने लगे। ये मुजाहिदीन कश्मीरी लोकल्स से कहते, हम तुम्हें हिंदुस्तान से आजाद करने आए हैं, हमारा साथ दो। लेकिन लोकल्स उल्टा इन्हीं से डरकर इंडियन फोर्सेस को रिपोर्ट करने लगे। जी हाँ, ये शुरुआत थी पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर की, एक ऐसा फॉल्स ऑपरेशन जिसने इंडिया को वापस हमला करने पर मजबूर कर दिया। हमें बचपन से यही पढ़ाया जाता है कि 1965 की जंग की शुरुआत इंडिया ने की थी और हम हर साल 6 सितंबर को डिफेंस डे मनाते हैं। लेकिन हमें कभी ये हकीकत नहीं बताई जाती कि इस जंग की दरअसल शुरुआत पाकिस्तान की जानिब से हुई थी। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में 1965 की जंग की असल हकीकत, जो हमें कभी पढ़ाई नहीं गई। And the cameraman flew through machine gun fire 3 times to get the pictures. Official Pakistani claims say that nearly 200 Indian tanks have been damaged or destroyed in this armour and artillery clash in the Sialkot region. Tonight we talk about the second war between India and Pakistan that was fought once again. दरअसल 1947 में पार्टीशन के वक्त प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए कि चाहे तो इंडिया के साथ जुड़ जाएं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं, या उनको एक तीसरा ऑप्शन भी दिया गया कि चाहे तो अपना एक अलग इंडिपेंडेंट मुल्क बना लें। अब प्रिंसली स्टेट्स वही रियासतें थी जहां राजा, नवाब या कोई और रूलर राज कर रहा था। इसके बाद कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि कुछ प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान के साथ जुड़ गईं और इनमें से ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया के साथ मिलना प्रेफर किया। लेकिन मसला आया 3 बड़ी रियासतों पे, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। अब कश्मीर के राजा हरि सिंह एक हिंदू राजा थे और कश्मीर की ओवरऑल पॉपुलेशन मुसलमानों की थी। लेकिन हरि सिंह ने इन ऑप्शंस में से तीसरा ऑप्शन यानी कश्मीर को एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का फैसला किया। अब इंडिया ने तो हरि सिंह का ये फैसला कबूल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान, जिसको कश्मीरियों की हिमायत हासिल थी, उसने NWFP से कुछ कबायली फौज कश्मीर की तरफ भेज दी। लेकिन दूसरी तरफ राजा हरि सिंह भी प्रेशर में आ गए और उन्होंने इंडिया से फौरी तौर पर मदद मांग ली, जिसके बाद शुरुआत हुई फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1948 की। इस जंग के बारे में मैंने डिटेल में इस ऊपर दी गई वीडियो में बात की है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी उस जंग का ओवरऑल रिजल्ट बता देता हूँ कि उसका कोई भी क्लियर विनर नहीं रहा था। कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास आ गया था और ज्यादातर मेजॉरिटी हिस्सा इंडिया के पास। इस जंग ने ही पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पहली बार डिफरेंसेस क्रिएट किए थे, जिससे हम आज तक निकल नहीं पाए। अब कहानी को शिफ्ट करें 1960s के टाइम पर, तो इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों ही मुल्क अपने अर्ली स्टेजेस में थे। जहां इंडिया कोल्ड वॉर में नॉन अलाइंड रहा, वहीं पाकिस्तान USA का अलायंस बना, जिसके बदले में इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आ रही थी और पाकिस्तान असल में डेवलपमेंट की राह पर था। अमेरिका अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को वेपन्स भी प्रोवाइड कर रहा था। इसी बीच 1962 में सिनो चाइना वॉर हुई, जिसमें इंडिया को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा और चाइना ने ये कश्मीर का अक्साई चीन वाला एरिया कैप्चर कर लिया। अब पाकिस्तानी लीडरशिप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई और इंडियन आर्मी को एक वीक अपोनेंट समझने लगी, जिसके बाद 1962 के अंदर रन ऑफ कुछ का डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी आमने सामने आ गई। इस जंग में पाकिस्तान का रन के एरिया में इंडिया से क्लियरली अपर हैंड रहा और बाद में यूके ने जब देखा कि एस्केलेशन बढ़ रही है तो फौरन मीडिएशन की कोशिश की और जून 1965 में दोनों ही मुल्कों ने फौरी तौर पर सीज फायर अनाउंस की और फायरिंग रोकी, जिसके बाद पाकिस्तान ने रन का 10% हिस्सा कैप्चर कर लिया। रन ऑफ कुछ की इस सक्सेस के बाद पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप और खास तौर पर फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। भुट्टो साहब का मानना था कि इंडियन आर्मी इस वक्त पाकिस्तान के मुकाबले में वीक पोजीशन पर खड़ी है। उनका तो ये भी तसव्वुर था कि कश्मीर में लाखों लोग पाकिस्तानी आर्मी का इंतजार कर रहे हैं और अगर वहाँ कोई भी छोटी सी स्पार्क दी जाए तो पूरी वादी अपराइजिंग के रूप में उठ खड़ी होगी। इसी सोच के जरिए भुट्टो साहब ने प्रेसिडेंट अयूब खान को कन्वेंस करने की पूरी कोशिश की कि यही वक्त है कि कश्मीर को इंडिया से आजाद किया जाए और भुट्टो साहब ने ऑपरेशन जिब्राल्टर का डिटेल्ड प्लान अयूब खान से शेयर किया।
लेकिन हिस्ट्री बताती है कि प्रेसिडेंट अयूब खान इस प्लान को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं थे। उन्होंने कई मीटिंग्स में इस ऑपरेशन के रिस्क को पॉइंट आउट किया और अयूब खान की इस हेजिटेशन का जिक्र हमें बहुत सी क्रेडिबल बुक्स में भी मिलता है, जैसे जनरल मूसा की ऑटोबायोग्राफी माय वर्जन और एयर मार्शल नूर खान के इंटरव्यूज, जहां पर वो कहते हैं कि लीडरशिप जिब्राल्टर की पॉलिटिकल अजम्पशंस पर मुतमईन नहीं थी। I know that General Ayub had known him some time before, that he had no inclination to want to fight a war with India. बावजूद इन रिजर्वेशंस के पॉलिटिकल प्रेशर, रन ऑफ कुछ की रिसेंट सक्सेस और भुट्टो साहब का क्लियर स्टांस देखते हुए फाइनली अयूब खान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर को अप्रूव कर दिया। एक ऐसा फैसला जिसके भारी नताइज पाकिस्तान को बाद में भुगतने पड़े, जिसके बाद शुरुआत हुई ऑपरेशन जिब्राल्टर की, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था। अब जब लोकल्स ने इंडियन फोर्सेस को रिपोर्ट देना शुरू की तो इंडियन आर्मी को भी ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में पता लग गया, जिसके बाद इंडिया ने काउंटर अटैक्स और लार्ज स्केल सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन शुरू किए। इन क्लीन अप ऑपरेशंस में मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद अक्सर पाकिस्तानी मुजाहिदीन या कमांडोज को पकड़ना या न्यूट्रलाइज करना शुरू किया। जब इस बात की खबर पाकिस्तानी लीडरशिप को हुई तो उनको अंदाजा हुआ कि ऑपरेशन जिब्राल्टर एक फेलियर साबित हो रहा है, क्योंकि इस वक्त कश्मीर के लोग इंडिया के खिलाफ किसी अपराइजिंग के लिए रेडी ही नहीं है। इस फेलियर को कवर अप करने के लिए और सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए पाकिस्तान ने 1 सितंबर 1965 को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसका मकसद जम्मू के करीब मौजूद अखनूर ब्रिज पर कब्जा करना और इंडिया की सप्लाई लाइन को काट देना, ताकि इंडियन आर्मी कश्मीर से अलग हो जाए। ऑपरेशन के शुरू होते ही पाकिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और जनरल अख्तर मलिक की क़यादत में पाकिस्तान फोर्सेस अखनूर के बिल्कुल करीब तक पहुंच चुकी थी। ज्यादातर मिलिट्री हिस्टोरियंस जैसे कि शुजा नवाज अपनी बुक क्रॉस स्वॉर्ड्स में लिखते हैं कि इस स्टेज पर पाकिस्तान को साफ फायदा हासिल हो चुका था। लेकिन फिर एक बिल्कुल ही अजीबोगरीब फैसला हुआ। अयूब खान और कमांडर इन चीफ जनरल मूसा ने अचानक ऑपरेशन की कमांड जनरल अख्तर मलिक से लेकर जनरल याहिया खान को दे दी। इस तब्दीली की वजह से पूरा एक दिन जाया हो गया और ट्रूप्स को फिर से रीऑर्गेनाइज करना पड़ा और पाकिस्तान का मोमेंटम टूट गया। पाकिस्तान की जानिब से ये डिले इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि उनको अपनी डिफेंस लाइन मजबूत करने और रीइंफोर्समेंट करने के लिए वक्त मिल गया। ये बात भी शुजा नवाज और ओवन बेनेट ने डिटेल में लिखी है। इसी बीच पाकिस्तानी लीडरशिप इस गलत फहमी में थी कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा और इसीलिए ना ही पाकिस्तानी नेवी और ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स को इस ऑपरेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन दी। एयर कॉमोडोर कैसर तुलैफ के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स को जब तक प्रॉपर मालूमात मिली तब तक ग्राउंड सिचुएशन पूरी तरह एस्केलेट हो चुकी थी। इंडिया ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के शुरू होने के सिर्फ 3 दिन बाद ही इंटरनेशनल बॉर्डर पर फुल स्केल काउंटर अटैक का फैसला कर लिया और 6 सितंबर 1965 की सुबह इंडियन आर्मी ने लाहौर सेक्टर पर बरकी, वाघा और बेदिया की साइड से फुल स्केल हमला शुरू कर दिया। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरबेसेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया और यहाँ से शुरुआत हुई द इंडिया पाकिस्तान सेकेंड वॉर ऑफ 1965 की। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया। इंडिया का इस अटैक के पीछे का मकसद पाकिस्तान को सबक सिखाने और लाहौर पर कब्जा करने का था, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ने लाहौर का डिफेंस बहुत ही ब्रेवरी से किया और तादाद में कम होने के बावजूद दुश्मन का मुकाबला डट के किया। पाकिस्तानी आर्मी ने BRB कैनाल ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया और इंडियन आर्मी को वहाँ फंसा दिया। शुजा नवाज अपनी किताब में लिखते हैं कि BRB कैनाल ने लाहौर को बचाने में डिसाइसिव रोल अदा किया। इस वक्त तक इस जंग की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और दोनों ही साइड से टेरिटोरियल क्लेम्स भी जारी थे। पाकिस्तान के मुताबिक खेमखरन का इलाका पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था, वहीं इंडिया के मुताबिक बरकी सेक्टर, जो कि आज भी लाहौर के पास वाक़े है, उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। इसके बाद 8 सितंबर वाले दिन इंडिया ने सियालकोट पर टैंकों से चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन यहाँ भी पाकिस्तानी आर्मी ने सॉलिड डिफेंस किया और तादाद में कम होने के बावजूद इंडियन आर्मी को रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया। चविंडा की इस टैंक बैटल को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी टैंक फाइट भी कहा जाता है। साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी बहुत अहम रोल अदा किया।
पठानकोट और वेस्ट बंगाल में एयर स्ट्राइक्स करी और पाकिस्तान के तमाम एरियल लॉसेस को कवर कर लिया। 18 सितंबर तक ये जंग एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जिसे मिलिट्री की जबान में स्टेलमेट कहा जाता है। फ्रंट लाइंस पर दोनों ही तरफ से बहुत हैवी फायरिंग हो चुकी थी। लाहौर फ्रंट पर इंडिया आगे नहीं बढ़ सका। वहीं पर सियालकोट चावंडा सेक्टर में पाकिस्तानी डिफेंसेस ने इंडियन आर्मर को रोक लिया और कश्मीर के ऊपर दोनों आर्मीज एक दूसरे को नॉक ब्लो देने में कामयाब नहीं हो सकी। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही साइड्स थक चुकी थी, सप्लाईज स्ट्रेच हो रही थी। दुनिया के न्यूट्रल मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ने भी लिखा कि वॉर हैड रीच्ड अ पॉइंट वेयर नीदर साइड कुड गेन अ डिसाइसिव मिलिट्री विक्ट्री। इसी डेडलॉक कंडीशन के बीच इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन दोनों ही कंट्रीज पर प्रेशर डाल रहे थे कि वॉर को फौरी तौर पर रोका जाए, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज न्यूक्लियर कैपेबल सुपर पावर्स के इन्फ्लुएंस में थीं और जंग बढ़ती तो रीजनल स्टेबिलिटी टूट सकती थी। यूएन ने सबसे पहले 20 सितंबर को सीज फायर रेजोल्यूशन पास किया जिसमें डिमांड किया गया कि 23 सितंबर की सुबह 7 बजे दोनों साइड्स फायरिंग बिल्कुल रोक दें। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ। 23 सितंबर को दोनों ही मुल्कों ने ऑफिशियली सीज फायर अनाउंस कर दी। फायरिंग रुक गई, ट्रूप्स अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर जम गए और बॉर्डर्स पर शहादतों और तबाहियों का सिलसिला रुक गया। लेकिन इस जंग का पॉलिटिकल एंड उस वक्त हुआ जब कुछ महीनों बाद सोवियत यूनियन की मीडिएशन पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद डिक्लेरेशन साइन किया। В тот же день весть об успешном завершении переговоров облетела весь мир. Народы всех континентов приветствуют итоги Ташкентской встречи. इस डिक्लेरेशन के बाद दोनों ही मुल्कों ने एक्सेप्ट किया कि वॉर से पहले वाली पोजीशन पर वापस जाएंगे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर एक्सचेंज होंगे और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को डिप्लोमेसी से सॉल्व किया जाएगा। अब बात करें कि लगातार 17 दिन चलने वाली इस वॉर में किस मुल्क को कितना नुकसान हुआ और हमें इस वॉर से क्या सबक मिलता है, तो आजाद सोर्स के मुताबिक इस जंग में इंडिया के 3712, वहीं पर पाकिस्तान के 1500 फौजी हलाक हुए। वहीं पे इंडिया ने 1920 किलोमीटर पाकिस्तानी टेरिटरी जबकि पाकिस्तान ने 550 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी कैप्चर करी। लेकिन इस जंग में कोई क्लियर विनर नहीं था। इस जंग से हमें साबित होता है कि हमारी पाकिस्तान आर्मी हमेशा ही दिलेरी से लड़ती आई है, लेकिन कुछ लीडरशिप के लोगों की वजह से हमारा नाम हिस्ट्री में खराब हुआ है।